हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। और आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 हिस्ट्री से द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, द प्रोसेस ऑफ इनक्लोजिंग लैंड्स फॉर कमर्शियल फार्मिंग इन इंग्लैंड लीड टू। मतलब जो कमर्शियल फार्मिंग के लिए लैंड यूज़ किए जा रहे थे, उसमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीजेंट यानी किसानों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा था। ठीक है, तो आपको पता ये होना चाहिए। यानी कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वहाँ से किसानों को निकाला जा रहा था। बाकी ऑप्शन में आपको इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, पीजेंट प्रॉपर्टी है, डिक्रीज अर्बनाइजेशन है। बट ऑप्शन जो सही है आपका वो ये है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीजेंट यानी पीजेंट को वहाँ से हटाया जा रहा था। ये मेन यहाँ पर इनका मुद्दा था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, द टर्म इंडस्ट्रियलाइजेशन रिफर्स टू, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो किस चीज़ को रेफर करता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, द टर्म इंडस्ट्रियलाइजेशन रिफर्स टू किस चीज़ को रेफर करता है। तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, द शिफ्ट फ्रॉम एग्रीरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। मतलब एग्रीरियन से आप शिफ्ट कहाँ से हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल पे। तो इसमें आप क्या बोलोगे, एक तरीके से ग्रो होते हैं आपके अर्बन सेंटर, यानी शहरीकरण बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पे ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर आप कहोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ गुड्स। यानी कि आपको ये बताना है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से सबसे ज़्यादा फायदा किसको पहुंचा है। तो आप बता सकते हो स्टीम लोकोमोटिव इंजन्स को। ठीक है, स्टीम लोकोमोटिव इंजन्स जनरली ट्रेन्स में यूज़ किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है, द प्रोसेस ऑफ इंक्लोजिंग लैंड। आई होप ये क्वेश्चन बेटा रिपीट हो गया है, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट पे आता हूँ, विच इन्वेंशन रेवोल्यूशनाइज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उपयोग हो रहा था। तो आपको पता है स्पिनिंग जेनी। इस चीज़ का उपयोग हो रहा था सबसे ज़्यादा, ये जो स्पिनिंग जेनी है इसका उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्केंटिलिज्म। देखो, मर्केंटिलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हो और इम्पोर्ट को कम करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हो ट्रेड से, व्यापार से। ठीक है, उसे मर्केंटिलिज्म कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना। ठीक है, व्यापार में से मर्केंटिलिज्म कहते हैं। एंड हाउ इट इज इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ यूरोपियन कंट्री ड्यूरिंग द एज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनिज्म। और किस तरीके से उन्होंने फ़ायदा उठाया है विद द हेल्प ऑफ कॉलोनिज्म। यानी कि आपको पता है कॉलोनिज्म क्या होता है, मतलब किसी को अपना गुलाम बना लेना। तो उस देश के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते चले जाना, एक्सप्लॉइट उसको करते चले जाना और अपनी ट्रेड को बेहतर करते चले जाना, या मर्केंटिलिज्म को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते चले जाना। ये कैसे संभव हो पा रहा था, बहुत सी यूरोपीय कंट्री ऐसा क्यों कर पा रही थी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यू टू द सेवरल रीजंस। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडस्ट्रीज एक तरीके से इंडिया में क्यों फ्लरिश कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर ये है कि वॉर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, वॉर बहुत बढ़ रही थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को बनाना पड़ेगा, उसकी डिमांड बढ़ गई। तो द वॉर क्रिएटेड अ heightened demand for the various goods such as in textile, jute, metal, food product to सप्लाई द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स। यानी कि जो आपकी वॉर है उसमें इन सब चीज़ों की क्या है, रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़। तो ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज फाउंड अ मार्केट फॉर देयर गुड्स इन वॉर इफेक्टेड रीजन्स लीडिंग टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हम लोगों को मिल रही थी। ठीक है, तो ट्रेडिशनल इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फाउंड अ मार्केट फॉर देयर गुड्स। एक तरीके से जो ट्रेडिशनल यानी पुरानी जो हमारी एक तरीके से इंडस्ट्रीज, उनको भी यहाँ पर मौका मिल रहा था, तो वो भी क्या कर पाए, एक्सपोर्ट कर पाए और मुनाफा कमा पाए। ठीक है, उनको भी यहाँ पे फायदा हो रहा है। शिफ्ट ऑफ ट्रेड पार्टनर्स। ठीक है, शिफ्ट इन ट्रेड पार्टनर, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबल ट्रेड रूट्स ड्यू टू द वॉर लीड टू शिफ्ट इट्स पैटर्न एंड बेनिफिटिंग द इंडियन इंडस्ट्रीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। यानी कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग वॉर सप्लाई, यानी कि वॉर सप्लाई के टाइम पे आपको फायदा हो रहा है। इंडस्ट्रीज वर रिप्रोज्ड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड सप्लाईज लाइक इन क्लोथिंग, एम्यूनिशन, मिलिट्री इक्विपमेंट। यानी कि इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात अगर हम करें तो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इनकरेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी एक तरीके से हेल्प कर रही है किस चीज़ में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में। ठीक है, टू मीट वॉर टाइम नीड्स, ताकि आपकी जो वॉर टाइम की जो नीड्स उनको पूरा किया जा सके।
प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, और एक तरीके से सपोर्ट और इंसेंटिव्स किसको दे रही है, जो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, वट प्रॉब्लम वर फेस्ड बाय द इंडियन कॉटन वीवर्स इन 19th सेंचुरी डिस्क्राइब, मतलब किस प्रकार की परेशानी, उन परेशानियों को यहाँ पे बताना है। तो पहला है कंपटीशन फ्रॉम द ब्रिटिश फैक्ट्रीज, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि उनके पास मशीन्स थी और हमें एक तरीके से हैंडमेड सामान बनाते थे, इसी वजह से उसका कॉस्ट बढ़ जाता था, ठीक है, तो उनके साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो आपको याद रखना है। दूसरा आता है आपके पास कॉलोनियल पॉलिसीज, यानी कि जो कॉलोनियल पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव, यानी कि हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुई, इसी वजह से हम आगे फ्लरिश नहीं कर पाए और हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को बंद करने की नौबत आ गई, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। कॉलोनियल जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज फेवर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया रेदर देन प्रमोटिंग द लोकल इंडस्ट्रीज फॉर द हार्मिंग द वीवर सेक्टर, यानी कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल को ले जाया जाता था, यहाँ से कोई भी फिनिश्ड गुड यहाँ से ले जाना संभव नहीं हो पा रहा था हमारे लिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। हाई टैक्स एंड टैरिफ्स बहुत ज़्यादा लगे हुए थे हमारे सामान पे, वो बहुत महंगे हो जाते थे, इसी वजह से वर्ल्ड मार्केट में महंगे होने की वजह से उनकी डिमांड कम हो रही थी, क्वालिटी तो अच्छी थी। नेक्स्ट आता है लेक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसी वजह से हम कंपटीशन नहीं कर पाए, हमारे पास मशीनरी की बहुत ज़्यादा कमी रही है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एक्सप्लॉयटेटिव मिडल मैन, मतलब मिडल मैन को बहुत ज़्यादा सताया गया है, वो सही से काम यहाँ पर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो मिडल मैन ऑफन एक्सप्लॉयटेड वीवर्स पेइंग दैम लो वेजेस, यानी जो वीवर्स हैं उनको कम एक तरीके से पैसा देते हैं फॉर देयर वर्क एंड सेलिंग द फिनिश प्रोडक्ट एट हायर प्राइसेस, और खुद एक तरीके से काफ़ी अच्छे दामों पर बेचते हैं, इसी वजह से मिडल मैन के पास क्या नहीं है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो अपने आप को यहाँ पर फ्लरिश कर पाए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ एनी थ्री अर्ली इंडस्ट्रियल इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे कुछ अर्ली जो हमारी इंडस्ट्रीज उनके बारे में आपको बताना है। तो पहले जमशेद सिंह टाटा, ठीक है, जमशेद सिंह टाटा के बारे में बताना है, फाउंडेड ऑफ द टाटा ग्रुप के फाउंडर रहे हैं इन्होंने, एक तरीके से अपना स्टील का प्लांट भी यहाँ पे लगाया था जिसका नाम टिस्को था, प्रमोटिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरीके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी वो उठाया करते थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाउंडेड टाटा ग्रुप, इस्टेब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट टिस्को, यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने लगाया। दूसरा आपको देखने को मिलता है प्रमोटेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो काफ़ी अच्छे से निभाते थे। नेक्स्ट आता है अरिशीर गोदरेज, को फाउंडर है गोदरेज ग्रुप के, इंट्रोड्यूस पॉपुलर स्टील ब्लॉक्स, ठीक है, स्टील के लॉक्स वगैरह ये बनाया करते थे, ताले जिसे हम बोलते हैं, डाइवर्सिफाई इनटू कंज्यूमर गुड्स एंड रियल इस्टेट, कंज्यूमर गुड और रियल इस्टेट में इनका काफ़ी ज़्यादा डंका बसता है, ठीक है। कुमारप्पा विद इनका नाम है कुमारप्पा विथ लिंगम, ये क्या है, फाउंडर हैं, फाउंडेड ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन, तो स्पिनर एसोसिएशन के ये ओनर हैं, ठीक है। फिर आता है एडवोकेटेड खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, खादी और कॉटन इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया इन्होंने। सपोर्ट रूरल इकोनॉमी विद गांधी विजन, एक तरीके से जो रूरल इंडिया उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जो गांधी जी का विजन था उसको सच करने में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। नेक्स्ट हमारे सामने आता है प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, हमें अपनी खुद के जो कल्चर है उसको बचाने की ज़रूरत है, तो कल्चरल हेरिटेज एंड हेरिटेज वैल्यूज़ को हमें बचा के रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास लिंक टू कम्युनिटी आइडेंटिटी, जो हमारी कम्युनिटी आइडेंटिटी है इसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एम्पावरमेंट एंड द लाइवलीहुड, तो आपके इन्वायरमेंट, क्योंकि एम्पावरमेंट अगर आप नहीं दोगे तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, जिस तरीके से सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहिए ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सपोर्ट लोकल आर्टिशियन एंड कम्युनिटीज़ के ऊपर हमें यहाँ पर जो मेन उद्देश्य है वो करना चाहिए। नेक्स्ट आता है जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखने को मिलता है इंडिया में जो रियल जो पॉपुलेशन है वो विलेजेस में ही रहती है, वो भी काफ़ी प्रॉब्लम समटाइम फेस करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ को दे पाएंगे तो इसका मतलब क्या है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हम ग्रोथ को प्रमोट कर पा रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है जिनके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है एक्सप्लेन एनी 5 वेज बाय विच न्यू मार्केट एंड कंज्यूमर वर क्रिएटेड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा नई नई मार्केट तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उसके पीछे क्या रीजन है उनको हमें समझना है। तो यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है आपका, हियर आर 5 वेज ब्रिटिश मैन्युफैक्चर क्रिएटेड न्यू मार्केट एंड कंज्यूमर इन इंडिया। पहला आता है आपके सामने, ध्यान देना है, कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसीज, किसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसीज की। इम्पोज टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स प्रमोटिंग ब्रिटिश इम्पोर्ट्स, रिस्ट्रिक्टेड इंडियन इंडस्ट्री टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इम्पोज टैरिफ, टैरिफ वगैरह को इम्पोज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, उनको खुद को फायदा हो रहा है, बाकी हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान हो रहा है। तो कॉलोनियल ट्रेड में किसको नुकसान होता है, ऑफकोर्स इंडियन को नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ से वो कच्चा माल ही लेके जाते हैं सस्ते दामों पे और फिनिश गुड में कन्वर्ट करके यहीं पे बेचते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है।
तो रिस्ट्रिक्टेड इंडियन इंडस्ट्रीज टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट, जो रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज है वो एक तरीके से क्या कर रही हैं, ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रही हैं उनके इंटरेस्ट को पूरा करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एन वेस्टर्न लाइफस्टाइल। वेस्टर्न लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेड ब्रिटिश प्रोडक्ट एंड फैशन, एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स की जो फैशन है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही थी। एंड क्रिएटिंग डिमांड फॉर द वेस्टर्न स्टाइल गुड्स, और वेस्टर्न स्टाइल जो गुड्स है उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी यहाँ पर। अब है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो अर्बन सेंटर ग्रू फॉस्टरिंग कंज्यूमर कल्चर, फैक्ट्री प्रोड्यूस गुड्स गेन पॉपुलैरिटी। यहाँ पे क्या अर्बन सेंटर जनरल काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और जो फैक्ट्री प्रोड्यूस गुड्स गेन पॉपुलैरिटी, जो फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेमस हो रहे हैं। तो कह सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिमांड शुड बी जनरेटिंग, क्योंकि सोसाइटी में कुछ कुछ हमें यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है रेलवे नेटवर्क। रेलवे नेटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इम्प्रूव कनेक्टिविटी फॉर ट्रेड काफ़ी इंप्रूव हुआ है इससे। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एक्सपेंडेड मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेंडेड मार्केट काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इम्प्रूव हुई है। फिर एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन की वजह से भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, सामान को ज़्यादा वैल्यूएबल बताकर उसे बेचा जाता है। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्रमोटिंग ब्रिटिश गुड्स को काफ़ी कैंपेन एडवर्टाइज किया जा रहा है, उनको अच्छा बताया जा रहा है। क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड डिज़ायर अमंग कंज्यूमर, एक तरीके से लोगों में इच्छा पैदा की जा रही है कि उसको खरीदें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट है, ऐसा बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है वाई वर देयर फ्रिक्वेंट क्लैशेस। क्लैशेस मतलब होता है झगड़ा बिटवीन गोमाताज एंड वीवर्स इन द विलेजेस। गोमाता यानी एजेंट कहा जाता है, वीवर्स आपको पता है जो बुनकर होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है, जो वीवर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो गोमाता पेड लो वेजेस, गोमाता क्या कर रहे हैं, लो वेजेस मिल रही हैं। चार्ज इन्फ्लेशन प्राइस फॉर द रॉ मटेरियल एंड लीडिंग टू द इकोनॉमिक हार्डशिप फॉर द व्यूअर्स। यानी कि जनरली जो गोमातास हैं, सॉरी मैं यहाँ पे दोबारा से आपको समझाता हूँ, आपको ध्यान देना है। तो वाई वर द फ्रिक्वेंट क्लैशेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस क्यों हो रही है आपको ध्यान देना है कि इनके बीच में गोमातास और वीवर के बीच में। जनरली जो गोमातास हैं वो एक तरीके से वीवर्स को कम सैलरी देते हैं या फिर कम दिहाड़ी देते हैं, इसी की वजह से इनकी जो फैमिली है वो सही से सर्वाइव नहीं कर पा रही है। इसी की वजह से इनके बीच में जनरली क्या होते हैं, क्लैशेज होते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो गोमाता पे लो वेजेस क्या कर रहे हैं, इनको लो वेजेस पे करते हैं, किसको, वीवर्स को। इसी वजह से वीवर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो चार्ज इन्फ्लेटेड प्राइसेस रॉ मटेरियल एंड लीडिंग टू इकोनॉमिक हार्डशिप, इसी वजह से वो अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सी इन्फ्लेटेड है, थोड़ी सी महंगाई यहाँ पर बढ़ रही है। तो नेक्स्ट आता है हार्श वर्क कंडीशन। यहाँ पे जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। तो गोमाता इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, जो गोमाताज हैं वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, गोमाताज क्या कर रहे हैं, जनरली एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्या है, वीवर सही से काम नहीं कर पाए। तो रिड्यूसिंग वीवर ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी, और वीवर्स की जो तरीके से आप बोलते हो फ्रीडम है, जो उनकी डिग्निटी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाती है। तो काम तो करते हैं बट वीवर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। तो एज्यूरिंग प्रैक्टिसेस, गोमातास प्रोवाइडेड लोन्स, मतलब एक तरीके से क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड तो कर देते हैं बट हाई इंटरेस्ट रेट पे। इससे क्या होता है, वो डेट ट्रैप यानी कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। कौन फंस जाता है, व्यूवर्स, और एक तरीके से डेट साइकिल चलता ही रहता है, उनकी पुश्तें की पुश्तें इसी कर्ज को चुकाने में निकल जाती हैं। सब स्टैंडर्ड गुड्स की अगर हम बात करें, तो गोमातास डिमांड इंफीरियर क्वालिटी गुड्स एट एन चीपर रेट एंड अफेक्टिंग वीवर्स इनकम फॉर रेपुटेशन। जनरली हमें देखने को मिलता है कि वीवर्स को कम पैसे दिए जा रहे हैं, उनसे बनवा के सामान को काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों पर गोमाता बेच के एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इनकम को जनरेट कर रहे हैं। तो गोमाथास डिमांडेड इंफीरियर क्वालिटी एट एन चीपर रेट्स, और एक तरीके से अच्छी क्वालिटी को तो एक तरीके से आपने लिया है बट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एक तरीके से अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत यहाँ पर हो रही है, थोड़ा ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट हमारे सामने आता है इसी का ही सब पार्ट है, हाँ, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं देखने मिल रही, तो गोमाताज ऑप्शन मिस रिप्रेजेंटेटेड सेल कॉजिंग डिस्प्यूट ओवर द पेमेंट। जनरली क्या होता है, हिसाब किताब में गड़बड़ी होने की वजह से, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होने की वजह से भी इनके बीच में झगड़े हो जाते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस हैं, गोमाताज वर ऑफन आउटसाइडर लैंडिंग टू कल्चर क्लैशेज एंड मस्ट मिसट्रस्ट, यानी कि कल्चर यहाँ पे डिफरेंसेस है, तो कल्चर डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे मिसट्रस्ट होता है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने में थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, वीवर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनजस्ट प्रैक्टिसेस लीडिंग टू द क्लैशेस विद गोमातास। यानी कि गोमातास जनरली इनको बहुत सारी परेशानियों का सामने यहाँ पर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वीवर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनजस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि जो उनके साथ अनजस्ट प्रैक्टिसेस हो रही है वीवर्स के साथ, उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, और इसके लिए क्या हो रही है, बहुत सी क्लैशेज होते हैं, इसकी वजह से गोमातास को भी प्रॉब्लम हो रही है ना।
पावर इम्बैलेंस की अगर बात करें तो गोमाताज लीड इकोनॉमिक पावर लीड टू द कॉन्फेंट्रेशन विद इन वल्नरेबल व्यूअर्स। तो गोमाताज लीड इकोनॉमिक पावर, इनके पास क्या होती है, इकोनॉमिक पावर होती है। जिस पास इकोनॉमिक पावर होती है वो जनरली क्या करता है, सोसाइटी को लीड करता है। लीडिंग बाय द कॉन्फेंट्रेशन विद इन वल्नरेबल व्यूअर, तो इनके सामने आमना सामना उनको करना पड़ता है। कॉन्फेंट्रेशन का मतलब होता है आमना सामना, तो व्यूअर के साथ इनका आमना सामना हो जाता है, बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम व्यूअर्स को ही झुकना पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना था आपको थोड़ा सा, आई होप दिया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया था, आई होप समझ आए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।